नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी साथियों को भाई जय श्री श्याम। जैसा कि आपको पता है कि राकेश सर ने आप लोगों के लिए भाई मेंस में कंप्लीट फ्री तो बैच कर ही रखा है। साथ ही साथ मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए लेके आए थे 21 मॉक टेस्ट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट थे। और अब उन्होंने भाई इस तरीके से चीजों को किया कि पहले पूरा कंप्लीट कोर्स, फिर फ्री मॉक टेस्ट, और अब मॉक टेस्ट के बाद सर ने कहा कि भाई इनको पूरा अच्छे से सोल्व भी करवाओ, ताकि जो बच्चे रह गए, मतलब कि कहां पे उनका क्वेश्चन गलत हुआ, उसकी कंप्लीट चारों ऑप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करके, ताकि बच्चों का और बेहतरीन तरीके से एनालिसिस हो सके। तो आज हम जो 21 मॉक टेस्ट है उसके पहले मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो सभी साथी इस कैरेविल टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल को भी एक तो क्या है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पर लगातार मेरे पूरे 21 मॉक टेस्ट की वीडियो मिलने वाली है आपको लगातार, एक अभी एक फिर कुछ ही देर बाद आपको इस तरीके से वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न हम देखते हैं यहां पर। ये पहला प्रश्न है कि भैया ये कहता है कि विच रिवर फ्लो बिटवीन विंध्य रेंज एंड सतपुड़ा रेंज। कौन सी नदी विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है। देखो, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं तब मात्र आपको 7 से 8 मिनट लेनी है, लेकिन जब हमें इसका एनालिसिस समझना है तो बहुत अच्छे से हर पॉइंट को डिटेल में समझेंगे, ताकि एग्जाम में आप जल्दी से कर सको। जैसे अगर हम जानते हैं ये चीज, हम समझेंगे भाई साहब, ये हमारा पेनिनसुला इंडिया, पेनिनसुला इंडिया में हम यहां पर क्या देखेंगे कि मेरे भाई ये अरावली रेंज है, ये अरावली रेंज है, ये विंध्य पर्वतमाला, ये विंध्य पर्वतमाला वही है जो नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से अलग करती है। ये अरावली लिख देता हूं, ये विंध्य। यहां पर सतपुड़ा पर्वतमाला है, और यहां पर दोस्तों दक्कन का प्लेट्यू है, यानी दक्कन का पठार है। अगर आप देखोगे यहां पर क्या, ये मालवा का पठार है, और यहां पर देखना आप मेरे भाई, ये जो नदी बहती है इसका नाम है नर्मदा, इसका नाम है नर्मदा, और इसका नाम है तापी। इन दोनों नदी को क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली रिवर भी कहते हैं। भाई नर्मदा को और तापी को, नर्मदा और तापी नदी को रिफ्ट वैली रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप जानते होंगे, यस या नो, क्लियर। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आंसर बताते रहे, जो फैक्ट मैं पूछूं वो भी बताना है आप लोगों को। अगर हम पूछे कि भैया ये कह रहा है कि विंध्य और सतपुड़ा, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में, तो राइट आंसर भाई नर्मदा हो गया। अब नर्मदा की बात करें तो इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। इसका उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम होता है अमरकंटक के पठार से। बहुत बार मैंने आप लोगों को पढ़ाई है अमरकंटक के पठार से। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसी पर एक वाटरफॉल भी बनता है, जिसको कहते हैं धुआंधार वाटरफॉल। ठीक है, धुआंधार वाटरफॉल भी बनता है। और दोस्तों इसी पर एक आपका डैम भी बनता है, जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो बनता है दोस्तों, वो कहां पर बनता है, सरदार सरोवर बांध गुजरात में। और इसी पर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। चंबल की बात कर लेते हैं, ये यमुना की सहायक नदी है। वहीं पर बात कर लेते हैं गोदावरी की, इसकी लंबाई है भाई 1465, और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे आती गंगा, दूसरे पे आती गोदावरी। ताप्ती नदी, या इसको तापी नदी भी कहते थे। ठीक है, इसका जो तापी नदी की बात है तो सतपुड़ा की पर्वतमाला से इसका जो है मेरे भाई उद्गम होता है। उसी के साथ साथ अब हम चल लेते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या मिला आपको, पहले का राइट आंसर भाई, राइट आंसर फर्स्ट का सी यहां पर हो गया। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। अगर हम बात करें मेरे भाई सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्न संख्या कौन सा आ गया भाई, ध्यान से देखिएगा। सेकंड, पहला हो चुका है हमारा, सेकंड पे आइए। ठीक है, सेकंड क्या कहता है, ये कहता है कि निम्नलिखित का मिलान करें। किसका मिलान करना है, एक तरफ वाटरफॉल दे रखे हैं और दूसरी तरफ क्या कर रखा है, दूसरी तरफ स्टेट दे रखे हैं। जैसे शिवना समुद्रम है, शिवना समुद्र जो है इसका संबंध कहां से है, इसका संबंध मेरे भाई कहां से, इसका संबंध कर्नाटक से है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कर्नाटक में कौन सी नदी, तो आप बोलोगे सर कावेरी नदी के पास पड़ता है। कहां पर पड़ता है, कावेरी नदी। जैसे कैंपटी, आपने सुना होगा, मसूरी में कोई भी आदमी जाए जो कैंपटी फॉल जरूर जाएंगे। कैंपटी फॉल कहां पर, कैंपटी फॉल मसूरी। अब मसूरी कहां पर पड़ता है, मसूरी पड़ता है जी उत्तराखंड में। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो जल्दी में करना है। जैसे 4 का बी, 4 का बी कहां पर है, 4 का बी यहां पर है, 4 का बी
यहां पर है। तो 4 का भी वहां पर, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर या तो ए होगा या बी होगा। उसके बाद आप देखो होगेनेकल, होगेनेकल की अगर मैं बात करूं तो ये भी कहां पर पड़ता है, ये भी आपका, ये स्टेट पड़ता है तमिलनाडु, और ये भी कावेरी नदी पर पड़ेगा। कहां पर पड़ेगा, कावेरी नदी पर। यानी बी का ए, बी का यहां पर सेकंड का ए, ठीक है जी, सेकंड का ए हो गया, 4 का बी हो गया। इसमें देखना सेकंड का सी, ये भी कट गया। देखो राइट आंसर तो ये निकल गया, लेकिन हमें सारी चीजें देखनी है साथ ही साथ। अगर हम बात करें चचाई, चचाई वाटरफॉल का संबंध है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है रीवा, वहां पर ये है। और ये नदी जो होती है ये है बिहड़ रिवर। कौन सी रिवर है, बिहड़ नदी से इसका संबंध है। यानी यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर हो गया मेरे भाई ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो गया, ए इसका सही उत्तर हो गया। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, क्लास 9th, बुक का नाम कंटेम्प्रेरी इंडिया, चैप्टर का नाम आपका फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, उसके पेज नंबर 2 पे लिखा है डू यू नो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड डैश माजुली रिवर। सीधा सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन यहां पर मॉक टेस्ट में पूछा है। अब हम बात करें माजुली नदी, ये माजुली नदी द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर पड़ता है। ब्रह्मपुत्रा बहुत अच्छा पॉइंट है, ब्रह्मपुत्रा को डिटेल में देखो। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में, कहां पर, तिब्बत में एक जगह पड़ता है मानसरोवर लेक। कौन सा पड़ता है, मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक के अंदर पड़ता है चोमा युंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा भैया, चोमा युंगडुंग ग्लेशियर, यहां से निकलती है। अच्छा देखो इसके बारे में, इसकी लेंथ कितनी है कमेंट सेक्शन में आप बताओ। तिब्बत में इस नदी को कहते हैं सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को कहते हैं दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं दिहांग, असम में इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्रा, असम में इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा। बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, बांग्लादेश में इसको कहते हैं जमुना। कितना प्यारा, पूछा जाता है कि जमुना नदी को बांग्लादेश में, जमुना नदी किसको कहते हैं, ऐसे ही। हाँ, बांग्लादेश में एक नदी को कहते हैं पद्मा, वो कौन सी नदी है, तो आप बोलोगे जी गंगा को कहते हैं। किसको कहते हैं मेरे भाई, गंगा को। कावेरी नदी की बात करें, इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, दक्षिण की गंगा कहते हैं। और इसकी लेंथ भी आपको पता होनी चाहिए 805। हाँ, कुछ नदी की लंबाई आपको जरूर पता होना चाहिए, जैसे गंगा की लंबाई कितनी होती है दोस्त, 2525। गोदावरी की कितनी होती है आपको मेरे भाई पता होने चाहिए 1465। आपको पता होने चाहिए कृष्णा की, कृष्णा की कितनी होती है आपको पता होनी चाहिए 1400। आपको पता होनी चाहिए नर्मदा की, नर्मदा की कितनी होती है तो आपको पता होना चाहिए 1312। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए किसकी भाई, यहां पर आपका महानदी, तो महानदी की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होती है 851, लेकिन वैसे होती है 860। ऐसे इसके साथ ये जो नर्मदा है 1312 होगी। एक यमुना नदी आपने पढ़ी है, यमुना नदी की लेंथ को लेके बड़ा दिक्कत रहती है, 1376 है, लेकिन कई बार गूगल उसमें एग्जाम में 1385 ऑप्शन दिया है। तो ये छोटी छोटी ब्रह्मपुत्र 2900 ये आपको पता होना ही चाहिए मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा प्यारा सा है, और देखिएगा कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, कोई हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं है। लेथियन नेशनल पार्क कहां पर है, तो आप बोलोगे सर पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क भी है जो मैंग्रोव वन के लिए जाना जाता है। जैसे मिजोरम के आपको पता होना चाहिए, मैं फैन राम का माउंटेन गया, दम मारा और मर गया। मैंने कई बार पढ़ाया नेशनल पार्क की क्लास में, आपने देखा होगा। डम्फा नेशनल पार्क, माउंटेन नेशनल पार्क, आपका फांगफुई नेशनल पार्क, ठीक है, ये सारे कहां के, मिजोरम के। जैसे कर्नाटक का बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क पढ़ा नहीं पढ़ा। जैसे महाराष्ट्र का संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क, तबोड़ा नेशनल पार्क, ये कहां के, महाराष्ट्र के। आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश का क्या क्या नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधव नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पुन्हा नेशनल पार्क, ये सब देखना। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए गुजरात के, गुजरात का पता होना चाहिए गिर नेशनल पार्क, ठीक है, आपको पता होना चाहिए यहाँ का गिर, ब्लैक बुक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। मेरे भाई ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट आप बनने वाले हैं इंस्पेक्टर।
आप करने वाले अपने माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलने वाले हैं, आप फैमिली के स्टार बनने वाले हैं, आप सरकारी नौकरी पर पहुंचने वाले, तो थोड़ा सा तो कष्ट करना ही पड़ेगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। बहुत लेवल का, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस करिएगा, बहुत सुंदर, कोई बात नहीं, छोड़ दो उस पे, ठीक है। भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल और उनकी घटनाओं की सही जोड़ी को पहचान करें। एक नंबर का लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो, लॉर्ड रीडिंग असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 से 22 में, ये चीज आप जानते हो। 1920 से 22 असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस क्यों लिया था, पूछा जाता है, क्योंकि भाई पुलिस वाला हत्याकांड हो गया था, 22 लोग मारे गए थे। ये बिल्कुल सही है, ठीक है जी। लॉर्ड विलिंगटन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के टाइम पे, बिल्कुल सही बात है। वॉरेन हेस्टिंग्स, ये तो बहुत शुरुआत में थे, 1758 से 1764 तक का ये रहे हैं भाई, आप देखिएगा 1758 से 64 के टाइम पे रहे हैं। और अगर हम बात करें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कब हुआ है? ये हुआ है 1767 से लेके, यानी 1767 से लेके 1769 के टाइम पे। और उस समय यहां पर जो गवर्नर जनरल कौन थे? अच्छा, वायसराय का कंसेप्ट क्या है? 1858 के बाद जो भी बनेगा वो गवर्नर जनरल नहीं, वो वायसराय बनेगा। उसके पीछे का क्या कंसेप्ट है वो भी बताता हूं, ठीक है। अच्छा, यहां पर लिखा है वॉरेन हेस्टिंग, ये गलत है, क्योंकि यहां पर कौन था? हैरी वेरेल्स्ट। कौन थे भाई? हैरी वेरेल्स्ट, ठीक है, हैरी वेरेल्स्ट, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मेरे भाई ये तीसरा कट गया। अब जहां पे तीसरा है देखो, काटो, ये कटा, ये कटा, केवल सेकंड नहीं है, फर्स्ट और सेकंड। राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का ए। देखो, आपका 1857 से पहले जो है वो गवर्नर जनरल, और इसी के बाद जो है 1858 के बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा वायसराय, ठीक है भाई। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। बहुत सुंदर। ये देखो, इन्होंने भाई साहब, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लगा दी, मतलब दाव पे त्याग दी कि हमें नहीं चाहिए भाई साहब। अब याद करो, राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को यह उपाधि मिली कब? इन्हें मिली थी भाई साहब 1915 में, ये मिली। छोड़ कब दी इन्होंने? इन्होंने ये उपाधि जो छोड़ी है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ भाई? 1919 में। तो 1919 में त्याग दी। मिली कब थी? तो 1919 में इन्होंने ये त्याग दी। लेकिन अकेले इन्होंने नहीं त्यागी, गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी, केसर ए हिंद। और ऐसा नहीं कि रविंद्रनाथ टैगोर के इसी फैक्ट से आपका काम चल जाएगा मेरे भाई। ये वो व्यक्ति है जो नोबेल प्राइज कितने फील्ड में मिलता है? नोबेल पुरस्कार बताना मुझे एक बार। आप बोलोगे सर नोबेल पुरस्कार मिलता है 6 क्षेत्रों में, 6 में। नंबर 1 फिजिक्स में, नंबर 2 केमिस्ट्री में, नंबर 3 मेडिसिन में, नंबर 4 पीस में, नंबर 5 चलो भाई 4 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, 4, 5 और 6। ये शुरुआत के सभी 1901 से दिए जाने लगे और इसकी स्थापना 1967 में हुई और 1969 में पहली बार दिया गया। दूसरी बात मेरे भाई ध्यान से सुनना, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब दिया गया? 1913 में दिया गया, प्रथम भारतीय थे। और इन्हें दिया गया साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर होता है ए। इसे कहते हैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ठीक है जी, चीजों के अंदर तक घुस जाना, ठीक है। 7 नंबर, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चंस, विश्वास मानना, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पहले पीसीएस एग्जाम तक भी आ चुके। ये क्वेश्चन पूछा गया कि इब्न बतूता कहां के थे? इब्न बतूता किसके शासन काल में आया? तो ठीक है, लेकिन कहां के थे? ये मोरक्को निवासी था भाई साहब। कहां के थे? ये मोरक्को के निवासी थे। इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। तो गलत लिखा है, इसको सही कर देते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ये आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में मेरे भाई ये आए थे, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जहां से प्रश्न आ जाते हैं आपको। 8 नंबर की वीडियो बहुत ही सुंदर है। फिलिप्स वर्क मापने में मदद करता है। जैसे राजकोषीय घाटा, पता है क्या है? ये बताता है सरकारी खर्च कितना हुआ है,
सरकार की आय क्या है, सरकारी आय क्या है, ये आय और खर्चा उस चीज पर विचार करता है, राजकोषीय घाटा। तो मेरे भाई जो फिलिप्स वर्क होता है ना, ये देखो अगर स्पेशली मैं बात करूं, ये जैसे एक आपका यहां पर राइट आंसर जो बैठेगा वो बैठेगा बेरोजगारी, क्योंकि फिलिप्स वर्क इन दोनों में अंतर क्रिएट करता है, स्पेशली इन्फ्लेशन और इनके संबंध के बारे में बताता है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन, अगर देखो अगर बेरोजगारी बढ़ी, जैसे मान लो बेरोजगारी घट गई, तो बेरोजगारी घटी तो लोगों के पास पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो मेरे भाई ये यहां पर फिलिप्स वर्क सिंपल सा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है बिल्कुल, कि फिलिप्स वर्क मापने में मदद करता है बेरोजगारी। अभी एक क्वेश्चन पूछा था सीजीएल में आपका, एक बेरोजगारी को लेके आपका कौन सी बेरोजगारी पूछी थी, चक्रीय बेरोजगार नहीं, उसमें उसका उस बेरोजगारी में जो पूछा था ये कंसेप्ट पूछा था, अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है और उसके बावजूद आप बेरोजगार हो, ठीक है, तो कौन सी बेरोजगारी है, दिमाग से अभी नाम निकल रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ये जीडीपी से थोड़ी अलग चीज होती है। जैसे जीडीपी क्या होती है, जीडीपी का मतलब होता है भाई कितना आपका प्रोडक्ट किया, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितना आपने प्रोडक्शन किया, उसी में आपके जो बाहर विदेश में रह रहे हैं, विदेश में भारतीय मूल के जो बाहर रह रहे हैं वो जो कमा के ला रहे हैं, यानी जो आपका नेट फैक्टर इनकम अब्रोड, अगर उसमें आप जोड़ दो विदेश से शुद्ध कारक आय, ये उसमें आप ऐड कर दो प्लस जीडीपी, उसको कहते हैं जीएनपी। सिंपल सा कंसेप्ट, उसको क्या कहते हैं, यानी जीडीपी के साथ जब आप जीएनपी ऐड कर देते हो, मतलब जीडीपी के साथ आप ये आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कर देते हो ऐड, तब ये क्या बनती है, जीएनपी। ठीक है, 9 क्वेश्चन हमारे यहां पर होते हैं, 10 अभी सीजीएल 2024 के प्री में क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ इतना कि भैया फिश के अंदर कितने चैम्बर होते हैं हार्ट के, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। तो आपने देखा कि वहां पे क्वेश्चंस का आंसर मैंने करवाया भी था, 9 तारीख की शिफ्ट में पूछा गया था, तो फिश के अंदर 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। तो बी का डी, अगर आपने देखा क्वेश्चन नंबर बी का राइट आंसर डी बैठेगा ना, एक सेकेंड, अच्छा 2 का डी, हाँ अच्छा मैं इधर वाला कर रहा था, 2 का डी, तो 2 का डी इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें ये, तो देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जब भी आप मोक लगाओ इस चीज का ध्यान रखो, जैसे मान लो बायोलॉजी है, किसी बच्चे की कमजोर होगी, तो वहां यहां से 4 चीज याद कर ले भाई, फिश में कितने चैम्बर होते हैं, 2 होते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर आपका ऑर्थोपोडा में कितने होते हैं, तो याद रखिएगी इसमें भाई 1 चैम्बर हार्ट होता है। अगर हम बात करें आपका यहां पर उभयचर के अंदर, तो आप बोलोगे कि सर इसके अंदर होते 3, ठीक है। मैमल्स के अंदर, स्तनधारी के अंदर कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर 4 चैम्बर। अब ये चीज अगर आपने याद भी कर ली, मान लो आपका टॉपिक कमजोर है, आपने रट भी लिया, देखो सीजीएल प्री में पूछा गया है क्वेश्चन, और पिछली बार ऐसा हुआ कि बायोलॉजी में, साइंस में जो क्वेश्चन प्री में पूछे उसी को आधार बना के मेंस में पूछ लिया गया। तो जिसने भी मॉक टेस्ट डिजाइन किया, वास्तव में बहुत सुंदर मॉक टेस्ट डिजाइन किया है। और अगर आपने नहीं दिए भाई साहब अभी तक ये मॉक टेस्ट, तो 21 के 21 मॉक टेस्ट जरूर लगाएं मेंस से पहले। कैरियरविल की एप्लीकेशन पर है, कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है, इनको जरूर लगाएं। प्रकाश वर्ष फिजिक्स का पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, और हमेशा बच्चे उस चैप्टर को कहते थे इससे चैप्टर से क्वेश्चंस क्या आते हैं, और मैं अक्सर देखता हूं कि फिजिक्स के इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। प्रकाश वर्ष मापता है, इसमें भी मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है ही नहीं, क्लास 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th में जो बच्चा 12th तक फिजिक्स से था, पहला चैप्टर में यही होता है कि भैया आपका लाइट ईयर किसका मेजरमेंट करता है, भाई डिस्टेंस का, दूरी का, खत्म। हाँ, एक होमवर्क दे रहा हूं मैं पहला, ठीक है, आपकी फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट, ठीक है, ओके, जैसे मास, द्रव्यमान, केजी, ऐसे बाकी पूरी साथ की साथ आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं 12वें नंबर पे, वाह भाई वाह, कितना प्यारा क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने किया। जैसे अब देखो
थॉमस एडिसन ने क्या किया, इंग्लिश के चैप्टर में भी पढ़ा होगा 3rd 4th क्लास में। इन्होंने क्या किया था, लाइट वाला बल्ब जो बनाया था इन्होंने द्वारा बनवाया था। जब इनकी लैब जल गई थी तो इन्होंने क्या कहा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, पूरी फैमिली रो रही थी, जो कुछ बेकार आविष्कार थे चले गए, अब नए करेंगे, है ना। ये लेवल का भरोसा चाहिए, लेवल का कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। रेडियो का आविष्कार, टेलीफोन, सॉरी इसका ग्राहम, क्वेश्चंस गलत बोल दिया, ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया, इन्होंने टेलीफोन का किया भाई। किसका किया, टेलीफोन। रेडियो का आविष्कार किसने किया, रेडियो का आविष्कार किया मार्कोनी जी ने, ठीक है। और अगर हम बात करें स्टीफंस, आपका रेल के भाप का इंजन, ठीक है जी, वेरी गुड। 13 नंबर, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच ऊंचाई पर पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए समझौता हुए हथियार का नाम क्या है। देखो करंट अफेयर के क्वेश्चंस है, करंट अफेयर के क्वेश्चंस है मेरे भाई। भारत अमेरिका के बीच ऊंचाई पर पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए समझौता हुआ है, हथियार का नाम एकदम इसको याद कर लेना, सोनोबॉय, सोनोबॉय, ठीक है, इसको याद कर लेना, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और डिफेंस में बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ स्पेशल चीजें आपकी, जैसे आज मैंने एक चीज ऐड की है, लास्ट में आपको दिखाऊंगा, आज एक टॉपिक ऐड किया है, हर उसमें आप लोगों के लिए, जैसे नेक्स्ट में कोशिश करूंगा कि मिलिट्री एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए लेके आऊं। क्वेश्चन नंबर 14 और मोस्ट इंपोर्टेंट, और मैं हर बार कहता हूं हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आएगा, 2024 के मेंस में ये क्वेश्चन आएगा, याद कर लेना, लिख लेना, जो मैं अभी बोर्ड पे लिखूंगा यहां से क्वेश्चन आएगा। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई, आर्टिकल 72। 76 अटॉर्नी जनरल से संबंधित है, अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। उसके बाद यहां पर राष्ट्रपति को सलाह देने में प्रधानमंत्री की जो ड्यूटी है उससे संबंधित ही है। राष्ट्रपति को सलाह देने में प्रधानमंत्री की ड्यूटी में लिख देता हूं, पीएम का कर्तव्य। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया बी। अब जो मैं यहां पे लिखूंगा उनको याद कर लेना बेटा, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 कार्यपालिका का प्रमुख होगा, राष्ट्रपति होगा, कार्यपालिका का प्रमुख होगा, कार्यपालिका का प्रमुख होगा, 54 निर्वाचक मंडल, 54 निर्वाचक मंडल, 55 चुनाव का तरीका, 55 चुनाव का तरीका, 56 कार्यकाल, 57 री इलेक्शन, 58 क्वालिफिकेशन, 59 शर्तें एवं विशेषाधिकार, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग और 62 में भारत का उपराष्ट्रपति होगा। एक प्रश्न आएगा ही आएगा यहां से, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, 100% आएगा मेरे भाई यहां से एक प्रश्न, ठीक है। 15 नंबर का, हेबर प्रक्रिया द्वारा कौन सा रासायनिक यौगिक बनता है। देखो इसके साथ इससे क्या बनता आपका, इस प्रोसेस से नाइट्रोजन, ठीक है, आपका यहां पर हाइड्रोजन और आपका NH3 अमोनिया संश्लेषित किया जाता है इस पैटर्न में, अमोनिया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो गया, अमोनिया, यानी 15 का राइट आंसर क्या हो गया मेरे भाई, सी। 15 का राइट आंसर सी। एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, चीजों को समझने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। और कितने बच्चे हमसे पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी बताइए, और कितने बच्चों ने बहुत बार हमसे चीजें सीखी है और मजा आया, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमसे पढ़ के। गंगूबाई अंगल किस घराने से, मैं लिख देता हूं 2024 मेंस में क्वेश्चन आएगा घराने से,
घराने का टॉपिक आएगा ही आएगा, ठीक है। और गंगूबाई हंगल किस घराने से थी? आंसर आगे किराना घराना, नो डाउट। अब देखो इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे। अगर घराना पढ़ना है यूट्यूब पर एक टॉपिक का नाम लिखो, बाय शिवांश सर लिख दो, कैरेविल एसएससी यूट्यूब चैनल पर सिलेक्शन वाली सीरीज के अंदर हर टॉपिक मिल जाएगा। अब्दुल करीम खान, अब्दुल करीम खान इसके संस्थापक थे। इस किराना घराना कहां पे पड़ता है? जहां से हमें वहीं पे पड़ता है, शामली के पास ही। प्रतिवादक कौन है, एक्सपोनेंट कौन है, प्रतिवादक कौन है? तो ध्यान से देना, ध्यान रखना इस बात का, यहाँ के प्रतिवादक है गंगूबाई हंगल, तो है ही है, इसको याद रखना, गंगूबाई हंगल पूछा गया है, गंगूबाई हंगल ये तो है ही है। उसके बाद मेरे भाई है भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी है। उसके साथ ही साथ याद रखना बेगम अख्तर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, यस या नो? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। हाँ। कौन सा देश G20 समूह का हिस्सा नहीं? देखो उसमें 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन है, EU G20 के अंदर। चाइना भी है, मैक्सिको भी है, ब्राजील भी है, बट पाकिस्तान इसमें नहीं है। अगर 19 ये 20 देश है, कौन कौन से टोटल इसको काउंट करवा लेते, ठीक है। देखो 3 3 6 4 10 4 14 14 3 17 और 3 20, कौन कौन से? ध्यान से देखिएगा। अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, कनाडा, USA, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, जापान, मैक्सिको, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, टर्की, आपका साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना, इंडिया। मेरे भाई ये लिख लीजिएगा और इसको नोट्स बना लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें, ठीक है। आ जाते हैं 18, बहुत प्यारी सी ये चीज है, ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत प्यारी चीज है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथनों में सही का चयन कीजिए। कथन 1, भारत शिक्षा पर GDP का लगभग 3% खर्च करता है, जो कि मुझे लगता है इतनी प्यारी चीज है कि इस पे सरकार के कान ना ऐसे खुल जाने चाहिए। GDP का 3% एजुकेशन पे खर्च, कितना कम है भाई। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद के मामले में भारत 30वें स्थान पर है, ठीक है। इंडिया रैंक 3rd इन द टर्म ऑफ GDP बाय परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। तो मेरे भाई दोनों बात बिल्कुल सही है, कथन 1 और कथन दोनों सही है। तीसरे स्थान पर नीचे दिए गए विकल्प को सुने, मतलब नीचे दिए गए विकल्प, तो इसमें कथन दे रखा है, तो दोनों कथन सही है तो, बट इसमें कुछ क्वेश्चंस थोड़ा और डिफरेंट बन सकता था, ये दोनों कथन सही है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसी चीज है ही नहीं। ओके चलिएगा 19 पे आ जाते हैं। 19 बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, 19 हमारा बहुत जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता आर्टिकल 108 में है, 108 में ये है। और अगर हम बात करें इसको इनवाइट कौन करता है, इसको इनवाइट करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं इसको इनवाइट? राष्ट्रपति करते हैं इसको इनवाइट। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर। अगर ये नहीं होते तो लोकसभा के उपाध्यक्ष, अगर ये भी नहीं होते तो राज्यसभा के सभापति नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। राज्यसभा के सभापति, ये प्री में और मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आर्टिकल पूछ लेता है। तो अध्यक्षता कौन करता है? तो यहां पर देखो स्पीकर, हालांकि स्पीकर हिंदी में लिखना चाहिए बट एग्जामिनर भी अध्यक्ष ही कर देता, जो कि गलत चीज है, ठीक है। इंग्लिश में देखना इस क्वेश्चन को, स्पीकर, उपाध्यक्ष और ये इनवाइट करेगा राष्ट्रपति हमेशा। 20 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आज मेरे भाई कैरियर व्हील हर चीज में यूट्यूब पर एप्लीकेशन पे हमेशा नंबर 1 की तरह काम कर रहा है। अब देखो मेंस का कंप्लीट बैच राकेश सर ने फ्री किया, गोपाल सर ने फ्री किया, रीजनिंग का फ्री हुआ, जीएस का फ्री हुआ। तो बच्चों की डिमांड आई कैरियर व्हील एसएससी यूट्यूब चैनल पे भी, तो मैंने भी कंप्लीट फाउंडेशन बैच आप लोगों के लिए फ्री किया, पॉलिटी का, स्टैटिक जीके का, कंप्लीट जीएस का। अभी 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उस क्लास को भी जरूर देखें,
ठीक है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची, बिल्कुल सही है। 8 पहले थी, बाद में जोड़ी गई 9 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, 10 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 से, 1951 में जोड़ी गई, आपका 1985 में जोड़ी गई, ठीक है। 11वीं जोड़ी गई 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, 1992 में जोड़ी गई, 12th जोड़ी गई 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, 1992 में जोड़ी गई। अभी आज 12 है, भारतीय संविधान में 12 अनुसूची, बिल्कुल सही है। राज्य कार्यकारिणी संविधान के भाग 6 में ये क्या कह रहा है? देखो, राज्य कार्यकारिणी यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव आर इन पार्ट 6। हाँ, अगर सेंटर की बात करता तो सेंटर किस में है? पार्ट 5 में। स्टेट किस में? 6 में। तो पार्ट 6 में स्टेट है, बिल्कुल सही। मौलिक अधिकारों को कभी नहीं छीना जा सकता, नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है, चेंज किया जा सकता है, हाँ, बट कभी नहीं। चेंजेस हुए हैं भाई, तो इस कंडीशन में सी काट दो, ये काट दो, ये काट दो, केवल बी भी नहीं, क्योंकि पहला सही है, तो यहां पर राइट आंसर ही हो गया। कुछ चीजें याद रखो, पार्ट कितने हैं? पार्ट पहले 22 थे, वर्तमान में 25 है, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल पहले 8 थे, आज 12 है, ये चीजें आप याद रखो। हाँ, जैसे पार्ट्स की बात आई है तो यहाँ पर शुरुआत के 6-7 पार्ट आपको याद होने चाहिए। पार्ट 1 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र है। पार्ट 2 में क्या है? नागरिकता है। पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 में क्या है मेरे भाई? पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है। पार्ट 4 में क्या है? डीपीएसपी है। पार्ट 5 में क्या है? यूनियन है। पार्ट 6 में क्या है? स्टेट है। ठीक है जी, वेरी गुड। 21 पे आ जाते हैं, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन। भारतीय सेनाभ्यास शिव मैत्री आपका किसके साथ भाग लेता है? ये लेता है जापान के साथ। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे हमारे रक्षा समझौते बढ़ते हैं, द्विपक्षीय समझौता बढ़ता है, बायलैटरल रिलेशन अच्छे होते हैं, और इससे हमारी जो सेना, देखो एक्सरसाइज क्यों होती है? मिलिट्री एक्सरसाइज जब भी होती है ना, तो मिलिट्री एक्सरसाइज एक दूसरे को टेक्निक शेयर करते हैं, अपनी टैक्टिक्स शेयर करते हैं, और इससे एक दूसरे के बीच में इंटरनेशनल रिलेशंस बढ़ता है। और जाहिर सी बात है, जब इंटरनेशनल रिलेशन बढ़ेगा तो विदेशी शैली कहती है हमेशा, फॉरेन पॉलिसी की सबसे पहली डेफिनेशन ये है कि ना तो कोई परमानेंट मित्र है, ना कोई परमानेंट दोस्त है। जिसके साथ हित है वो दोस्त है, जिसके साथ हित नहीं है वो दोस्त नहीं है, ठीक है। 22 आपका थोयस वायुसेना बेस कहां पर है? ये स्पेशली ध्यान रखो, चीन और पाकिस्तान के बहुत पास पड़ता है, और इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये वायुसेना बेस। और इतिहास गवाह रहा है, हमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इवन कोस्टल हमारी जो आर्मी है वो भी बिल्कुल तैनात रखनी होगी, क्योंकि दुश्मन थोड़े बदतमीज टाइप के हैं। लेकिन ये कहां पर है? थोइस वायुसेना बेस आपका लद्दाख में, और यहां से पास में पड़ती दोनों चीज। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। 1 सेकंड का वेट चलेगा। 23 नंबर, सिंग फ्राइड रेखा किन देशों के बीच? आधे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि देखो मेजिनोट या आपने पढ़ा होगा मैगिनोट, ये दोनों एक ही है। इसी को कहते हैं सिंग फ्राइड रेखा। ये स्पेशली किन देशों के बीच में पड़ती है? ये पड़ती है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। जैसे पोलैंड और जर्मनी के बीच में क्या होती है? इसको बोलते हैं हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा। और मेरे भाई जैसे अमेरिका और कनाडा के बीच में कितनी पड़ती है? दुनिया की सबसे प्यारी अंतरराष्ट्रीय रेखा अगर किसी के बीच में है तो वह है 49 डिग्री। आपने कहावत सुनी होगी कि इस दुनिया में, इस देश में, दुनिया में, पूरे जहां में 3 चीजों के ऊपर लड़ाई होती है, जर, जोरू और जमीन। भाई जर मतलब क्या होता है? सोना, घर घर की लड़ाई, सोना मेरी बहू पे कम, तेरी बहू पे ज्यादा, दौरानी पे ज्यादा, जिठानी पे कम, होता है ना। जोरू, आप देखो महाभारत उठा लो या फिर रामायण उठा लो, ठीक है, काय की लड़ाई थी, समझ रहे हो। उसके बाद जमीन, भारत पाकिस्तान का मुद्दा उठा लो, इवन महाभारत का मुद्दा उठा लो, आज लोकल न्यूज उठा लो, भाई ने भाई की गर्दन काटती, बहुत तमाम चीज। ये 3 मुद्दे ऐसे हैं। उसके होते हुए अमेरिका कनाडा एक ऐसा है जिन्होंने अपने बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय शांति रेखा के बिल्कुल सीधी, इतना हिस्सा तेरा और इतना मेरा, खत्म। ये लोग आज आगे हैं। हम भाई, पाकिस्तान आज नंगा हो गया, क्यों?
उसे हथियार बनाने से, दुश्मनबाजी से फुर्सत नहीं, ठीक, आतंकवादी पालने से फुर्सत नहीं। गांधी जी ने एक बात कही, इस दुनिया पे आप कब्जा, जीत सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको हिंसा नहीं करनी है, बाकी सब खा सकते हो। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। और उसके बाद इंसानियत, दोनों 24। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या है, ठीक है। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्पेशली यहां पर आपका द फ्रीजेस, ठीक है, इसको याद रखना। 25। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ मिल जाएगी, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता भी दूंगा ये पीडीएफ कहां पर मिलेगी। विश्व फेफड़े कैंसर दिवस 2024 का विषय क्या है? तो देखो, इसकी जो थीम है दोस्त वो है देखभाल की कमी को पूरा करें और हर किसी को कैंसर देखभाल तक पहुंच का अधिकार है। दोस्त, इंपोर्टेंट डेज एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो मैंने इंपोर्टेंट डेज के लिए, हालांकि मैं हमेशा वो भी करवाता हूं, बट मैं इंपोर्टेंट डेज के लिए आपको कुछ चीजें यहां पर दे के जाऊंगा। इंपोर्टेंट डेज आपकी पीडीएफ में वो सारी चीजें मिल जाएगी आपको, बस मुझे कुछ ही सेकंड का आप समय दीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं इंपोर्टेंट डेज। जैसे जनवरी, ठीक है, मैं आपको जनवरी के ट्रिक के साथ याद करवा देता हूं यहीं पे। जनवरी के इंपोर्टेंट डेज हर दिन, आज जनवरी के करवाऊंगा, बाकी पीडीएफ कंप्लीट दे दूंगा आपको, ठीक है। हर किसी के डेज आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। जैसे मेरा दोस्त, क्या नाम है मेरा दोस्त, मैं दिल्ली रहता हूं, तो मेरा दोस्त दिल्ली आया, क्यों? 26 जनवरी देखने के लिए मेरे घर पे आता है, किसके साथ? ये आदमी 9 प्रवासी को ले आता है, 10 हिंदी बोलने वाले, 9 प्रवासी क्या क्या ले आता है मेरे घर पे? 9 प्रवासी ले आता है, 10 हिंदी बोलने वालों को ले आता है, 10 हिंदी बोलने वाले, ठीक है जी। उसके बाद 12 युवा भी इसके साथ आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा दिल है हमारा, रख लेंगे सबको। 2 दिन की बात है, 26 जनवरी देख के घर जाएगा। फिर ये 15 सेना के आदमी इसके साथ आ जाते हैं। उसके साथ, इसके साथ जो है 23 नेताजी आ जाते हैं। कितने नेताजी आते हैं? 23 नेताजी लोग आ जाते हैं, क्योंकि बड़ा फंक्शन होना है तो दूर दूर से आते हैं। 24 बालिका भी आ जाती है, चलो जी अच्छी बात है, इनको भी स्वागत, देवी है। उसके बाद 25 पर्यटक और आ जाते हैं, इसको रास्ते में मिल जाते हैं, बोला कि मेरे दोस्त का घर है वहीं चल रहे हैं, ठीक है जी। 25 पर्यटक आ जाते हैं, और ये सब 26 जनवरी देखने के लिए 26 जनवरी वाले दिन अंतरराष्ट्रीय शुल्क नहीं देते। 26 जनवरी वाले दिन अंतरराष्ट्रीय शुल्क नहीं देते, और इन्हें जब ये परेड देखने आते हैं तो 30 आदमी शहीद के परिवार से भी मिल जाते हैं। 30 आदमी शहीद के परिवार से भी मिल जाते हैं। ये एक ट्रिक होती है याद करने की, ठीक है जी। इंपोर्टेंट डेज मैंने कई बार पढ़ाए, तो ऐसे ही मैं आप लोगों को जनवरी के, हालांकि क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं करवा रखे, वो फरवरी उसमें सिलेक्शन वाली सीरीज के अंदर हमने करवाए हुए हैं। ऐसे फरवरी के आपको मेरे भाई कंप्लीट आपको 12 के 12 महीने की चीजें दी जाएगी। तो दोस्त, ये था हमारा आज मॉक टेस्ट 1, जो स्पेशली राकेश सर ने आप लोगों के लिए डिजाइन किए थे, कि मतलब स्पेशली उनकी गाइडेंस में डिजाइन हुए। मतलब पूरा फोकस में चारों सब्जेक्ट मिले हैं आपको जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट मॉक अवेलेबल है कैरिबल के एप्लीकेशन पे। 21 मॉक मेंस के लिए रखे गए थे, उन वीडियो में आपने देखा होगा, और इसके नीचे भी डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल लिखवा देंगे ताकि आप वहां पर पहुंच जाओ। साथ ही साथ ऐसे कंप्लीट मॉक को आपको देना है तो एप्लीकेशन पे जाना है, और पूरे के पूरे 21 के 21 मॉक की जीएस की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा एक बार फिर से आप लोगों के साथ। जब तक आप सभी पर श्याम बाबा की कृपा बनी रही, मां सरस्वती के आशीर्वाद से आप लोग यूं ही आगे बढ़े। सभी को राम राम, नमस्कार, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत। कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।